नमस्कार, चर्चा विद चित्रा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मुंबई में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और मेरे साथ बॉलीवुड की एक ऐसी शख्सियत है जिनको आप यहां का पितामह कहें तो गलत नहीं होगा। मात्र 28 साल की उम्र में फिल्म सारांश के जरिए आपने बॉलीवुड में दस्तक दी, आपने पिता का किरदार निभाया। तब से लेकर आज तक 545 फिल्मों में आपने काम किया है। हर समय के साथ गुजरते दौर को लेकर जब आप फिल्मी पर्दे पर अवतरित होते हैं तो आपकी अदाकारी को देखकर हर कोई वाह कह उठता है। कई बार आप बहुत सारे विवादों में भी घिरे तो कई बार आपने हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी लकीर खींची जिसके आसपास भी पहुंच पाना किसी भी कलाकार के लिए नामुमकिन जैसा लगता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनुपम खेर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ और आप इतनी स्पॉन्टेनियसली इंट्रोडक्शन दे देती हैं बिना फंबल हुए, मैं बड़ा प्रभावित होता हूँ इस बात से। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने देखा हर गुजरते दिन के साथ जब भी आपसे मुलाकात होती है आप और ज़्यादा फिट होते जाते हैं और शानदार हिट फिल्में भी देते हुए चले जा रहे हैं। ये इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही है अनुपम खेर के लिए? मुझे लगता है कि जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती है आप वैसे वैसे अपने आप को महसूस करते हैं कि आप किस किस्म के इंसान बनते जा रहे हैं और उस इंसान का अवलोकन करना एक स्वाभाविक सा दौर बन जाता है। और मैं अपने कंधे पर अनुपम खेर का बोझ लेकर चलता नहीं हूँ, तो बिकॉज़ हल्का हूँ इसलिए कुछ भी ट्राई करने में मुझे परेशानी नहीं होती है और अपना काम मुश्किल करता जाता हूँ, वरना कैसे पता लगेगा अपनी ताकत का। तो मैंने 60 साल, जब मैं 10 साल पहले 60 साल का हुआ तो मुझे लगा कि पहले मैं सोचता था कि मेरे मसल्स मेरे मस्तिष्क में हैं, तो मुझे एक्टिंग करते समय कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे लगा नहीं, मैं अपने आप को नए तरीके से इन्वेंट करूं, नए तरीके से मैं अपने आप को पेश करूं, तो उसके लिए क्या करूं? ऐसे चलो फिजिकली कुछ डिफरेंट करता हूं, वरना चित्रा जी कैसे कहेंगी कि अपने आप को बड़ा फिट रखते हैं। और आपके जो वायरल वीडियो हैं जिम के जी, वो भी बहुत शानदार होते हैं जी। तो आप रेगुलर जाते हैं, आपको देख के तो कोई भी कहेगा कि 3-3, 4-4 घंटे अनुपम खेर जी जिम में बिताते हैं। मैं 1 घंटा बिताता हूँ और मेरे घर पे ही मैंने जिम रखा है। वो अनुशासन के लिए ज़्यादा है, बिकॉज मैं काफ़ी काम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है काम करना। नहीं काम होता तो मैं काम ईजाद करता हूँ। आई थिंक भगवान ने एक मौका दिया है यहाँ पर, इस शहर में लाखों हज़ारों लोग आते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए, उसमें से 0.001% को चांस मिलता है आपके सपने पूरे करने के लिए। मैं हमेशा पूरी ज़िंदगी एक्टर बनना चाहता था। मैं पिछले साल से एक्टर मुझे मौका मिला हुआ है। मैंने इतनी, जैसा कि आपने बताया, 540 फिल्में कर चुकी है, तो मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बट उसके साथ ही अपनी कुछ जो मेरे कर्तव्य हैं वो निभाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग मुझे मैं कभी, इसीलिए मैंने सबको मना किया कि मुझे थेस्पियन, लेजेंड, ये सब ना, वेटरन सब ना बुलाएं, ना ही मुझे अगले 20 साल तक कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दें। आई थिंक अभी लेकिन हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन में वो महाराष्ट्र, हाँ, वो महाराष्ट्र सरकार का था। और मैं, चूंकि ये मेरी कर्म भूमि है और मुझे आशीष जी ने, जो कि कल्चरल मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा आप ले लीजिए और फिर आप अपनी स्पीच में बोल दीजिए कि मैं अगले साल तक नहीं ले लूँगा। एंड इट वाज नेम्ड आफ्टर राज कपूर साहब, तो मैंने लिया था जी। ना अपने दर्शकों को ये भी बताते चले कि अनुपम खेर जी तमाम ये जो उपनाम उन्होंने दिए कि ऐसा कह के मुझे नहीं बुलाया जाए, लेकिन वास्तव में बॉलीवुड में अगर फिल्मों में झांक कर हम देखेंगे तो आप इस इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने हाल ही में आई द बंगाल फाइल्स में महात्मा गांधी का किरदार निभाया है। इमरजेंसी उसके पहले आई थी, उसमें आपने जयप्रकाश नारायण का किरदार निभाया है। इसके पहले हमने देखा था डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर बनी फिल्म में आपने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में आपने मनमोहन सिंह का किरदार निभाया, और भविष्य में आने वाली फिल्म है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर, जिसमें आप खुद गुरुदेव की भूमिका में नजर आएंगे। तो इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां तो आपने खुद ले रखी हुई हैं। शायद ही इस इंडस्ट्री का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको इस तरह की फिल्मों में और एक साथ इतने बड़े लोगों का किरदार निभाने का मौका मिला हो। आपने बोला है तो मुझे लग रहा है कि हाँ, शायद किसी और अभिनेता ने ऐसा नहीं किया। किसी के नाम नहीं है इस तरह का रिकॉर्ड मेरे ख्याल से नहीं। आई थिंक मैं अपने आप को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ। और बहुत साल से पहले जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी ने मेरे अंदर से फेलियर का डर निकाल दिया था। उन्होंने कहा था कि जी, फेलियर जो होता है वो एक इवेंट होता है, इंसान नहीं होता है। तो अगर आपके पास फेलियर का डर ना हो और आप ऑप्टिमिस्टिक हों, आशावादी हों, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत कुछ भी अटेम्प्ट करने से नहीं रोक सकती है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, लेकिन करने में क्या हर्ज है। तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने मनमोहन सिंह जी का किरदार निभाया, फिर मैंने अभी हाल ही में गांधी जी का किरदार किया है,
और विश्वजीत चटर्जी ने जो फिल्म बनाई उसमें मैंने गेटअप तो किया था, पर वो फिल्म अभी आगे बढ़ी नहीं है, पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का किया था। आई थिंक मैंने पहले 30 साल लगातार काम करता रहा, बिकॉज इस शहर में मुझे 3 साल काम नहीं मिला था, और मैंने बहुत जगह की, जिसे कहते हैं ना, दर दर की ठोकरें खाई, प्लेटफॉर्म पे वगैरह पे सोया। फिर मैंने ऊपर वाले से वादा किया कि मुझे जो काम जब मिलेगा मैं करूँगा, और मैंने किया। इसी वजह से इतनी सारी फिल्में कर चुका हूँ। अब पिछले 7-8 साल से मैं रुक के काम कर रहा हूँ, और इसी वजह से अलग अलग काम कर रहा हूँ। काम करते रहना चाहिए, मुझे लगता है काम से ही काम आता है। बिल्कुल। चूज़ी होने से, मुझे एटलीस्ट मुझे लगता है चूज़ी होने से क्या होता है, अगर मैं सारांश के बाद सोचता कि मैं ऐसी ही फिल्में करूंगा तो शायद आज आप बैठी मेरा इंटरव्यू ना कर रही होती, और मैं ये सब बातों के बारे में बात ना कर रहा होता कि मैंने ये फिल्में की हैं। यकीनन। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ उस सवाल पर, चूंकि मैंने सारांश का जिक्र किया, 28 साल की उम्र में भी आपने पिता का किरदार निभाया था, और वो भी इतने परिपक्वता के साथ कि सबने पसंद किया, और बाद में वो फिल्म ऑस्कर के दरवाजे तक भी गई थी। और उसके बाद से लगातार हमने जब भी आपकी फिल्मों में देखा है, ज़्यादातर उस तरह के रोल आपने निभाए हैं बहुत कम उम्र से, और आज भी उस तरह के किरदार आप करते रहते हैं। तो ये खुद आपकी ओर से चूज किया गया है या ऐसे लक बाई चांस? नहीं, हर इंसान यहाँ पर आके टिपिकल हीरो बनना चाहता है। मैं भी टिपिकल हीरो बनना चाहता था, मतलब एटलीस्ट शुरुआत ऐसे करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे बाल निकल रहे थे, और जब मैं यहाँ आया, ये तो बड़ी डिग्निफाइड बॉल्ड लुक है, पर जब शुरू में बाल जाते हैं तो कुछ यहाँ से जाते हैं, कुछ यहाँ से जाते हैं, और 80s में, अर्ली 80s में बाल ना होना मतलब आप इसके काबिल नहीं हैं कि आप हीरो बन सकते हैं। आपके पास चाहे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की डिग्री हो और उसका फिर आप गोल्ड मेडलिस्ट हों, मगर उससे कोई लेना देना नहीं होता था। बाल नहीं थे तो आप यहाँ पर एक्टर बनने की नहीं सोच सकते। और इस दौरान भट्ट साहब के पास मैं जाता था, महेश भट्ट साहब के पास। उनको याद था कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैंने फ़ोन किया था, फिर उन्होंने मुझे सारांश के बीवी प्रधान का रोल ऑफ़र किया, और शो से शूटिंग से 10 दिन पहले निकाल भी दिया था। और फिर वो संजीव कुमार को लेना चाहते थे, वो बड़ी मशहूर कहानी है मेरी। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडेंट था, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि क्या मैं 28 साल के रहकर 65 साल के बुज़ुर्ग का रोल निभा सकता हूँ। मुझे लगता था कि अगर मैंने ये रोल ठीक तरह से कर लिया तो आने वाले 50 साल तक लोग इसे याद रहेंगे, और वो बात सही है। और ख़ासकर उसके बाद वो किरदार भी अच्छा था, सिर्फ एक बूढ़े इंसान का किरदार नहीं था, वो एक यंग सोच के एक बिल्कुल ही एंग्री ओल्ड मैन का रोल था, जो सिस्टम से लड़ता है, जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता। रोहिणी हतंगड़ी जो मेरे वाइफ का रोल करनी थी, तो उसका भी कॉन्फ्लिक्ट था, जो बेटे की मौत से जूझता है। तो इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी ओल्ड मैन, इट वॉज ए ओल्ड मैन। और मैंने तब सोचा था कि अगर मैं बीवी प्रधान जैसा बनना चाहता हूँ। उस किरदार का नाम था बीवी प्रधान, और मैं सोचता था कि जब मैं 65 साल का या हो जाऊँगा तो आई विश आई एम लाइक ए पर्सन लाइक बीवी प्रधान, एंड आई मस्ट से दैट शायद मैं उस तरफ अग्रसर हूँ। बिल्कुल। हाँ, आपके किरदार को जब हम देखते हैं, देखिए निरुपमा रॉय माँ की जब बात आती है तो बार बार उनका जिक्र किया जाता है, लेकिन आपने चूंकि बहुत सारी फिल्मों में पिता का किरदार निभाया, लेकिन हर एक फिल्म में आप बिल्कुल अलग नजर आए। किसी फिल्म में आप बहुत गंभीर होते हैं, किसी में बहुत चुलबुले पिता के रूप में नजर आते हैं, किसी में आपका किरदार बहुत अलग अलहदा हो जाता है, अक्खड़पन होता है किसी में। तो इसको करने में कितनी मुश्किलें पेश आती है? इसके लिए क्या कुछ स्पेशल अनुपम खेर अपने लिए तैयार करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक्टर्स ना बड़ा अच्छा पसंद करते हैं ये महसूस कराना लोगों को, जनता को, कि मैंने कितना अंदर चला गया था मैं इस रोल को करने के लिए। काम ही होता है। आप अलग अलग लोगों का इंटरव्यू करती हैं, आप पॉलिटिशियंस का भी करती हैं, एक्टर्स का भी करती हैं, और अचीवर्स का भी करती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा सोच के जाती हैं। मेरा काम है अच्छी एक्टिंग करना, और मतलब मेरा काम है एक्टिंग करना, अलग अलग किरदारों को निभाना। बट कभी हमको अच्छा लगता है बोलना, बिकॉज वी गेट टू आस्क दिस क्वेश्चंस। हमको मैगजीन्स में या इंटरव्यू में बोलने का दिल करता है कि जब मैंने एल्कोहलिक का रोल किया था तो मैं रोज़ पीता था। मैंने डैडी फिल्म में एल्कोहलिक का रोल किया था तो मुझे को रोज़ पीने की ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक मीडियम किस्म के जो एक्टर्स होते हैं वो इस तरह बनाते हैं, बट हैं बहुत सारे रोल हैं, 2-3 रोल हैं। जैसे मैंने गांधी को नहीं मारा में मुझे अल्जाइमर्स के पेशेंट का रोल करना था, तब मैंने रियली रिसर्च किया था, बिकॉज मैं चूँकि उस फिल्म का प्रोड्यूसर भी था, तो मुझे वो मौका मिला कि मैं थोड़ा सा सोचूं कि अल्जाइमर्स में और पार्किंसन में फ़र्क होता है।
पर उस चक्कर में हुआ ये कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ भूल जाता हूँ। मुझे लगता है ओह किताब में पढ़ा था पेज नंबर 47 पर ये पैराग्राफ में अगर ऐसा भूल जाएं तो शांत हो जाओ। बट अदरवाइज अनलेस यू आर प्लेइंग एन आउटसाइडर, कोई बाहर पे एलियन का है कोई, हाँ येस यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, यू हैव टू फोकस, यू वांट टू बी डिफरेंट। बट बहुत सारे कलाकार किरदार ऐसे हैं जिनमें मुझे मज़ा आता है। मैंने कहा ना कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। तो मैंने दिल जब की थी तो मेरे एक चाचा जी थे द्वारका नाथ जी, वो 8वीं में 7 बार फेल हुए थे, तो उनके ऊपर डिपेंड किया था। तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट दैट गॉड हैज़ गिवन मी अ चांस कि मुझे ये किरदार करना है। तो मैं अपने आप को बहुत मजाकिया भी बनाता था और बाकी फिल्मों में बहुत सीरियस भी बनाता था। मुझे जर्नी बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं उन कलाकारों के साथ काम कर रहा हूँ जिनको देख कर मैं फिल्मों में आना चाहता था। मैं उन डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। फिर एक मौका ऐसा आया कि मैं मैसूर से बेंगलोर आ रहा था बाय रोड, और बेंगलोर से बॉम्बे की फ़्लाइट ले रहा था, बॉम्बे से चेन्नई जा रहा था, चेन्नई से कहीं और जा रहा था, और उस पूरे में मैं भाग दौड़ में लगा हुआ था। तो रात को मैं गाड़ी में बैठा आ रहा था, तो मैं सो रहा था पीछे की सीट पर, तो मैंने सडनली देखा कि नाक से कुछ बह रहा था, देखा खून है। फिर मुझे लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, आई नीड टू स्लो डाउन। तो फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा स्लो किया, और स्लो करने से ये हुआ कि मुझे लगा कि मैं तो आसानी से काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जैसे आप कभी कभी आसानी से बोल देती हैं, बट आसानी से काम करने में कहीं जंग लगने का खतरा होता है। बिल्कुल। तो उस जंग को वो ना लगे, मैं अपने काम को मुश्किल बनाता हूँ। जैसे मैंने अगर शिव शास्त्री बेल्बोआ एक फ़िल्म की थी जो बॉक्सिंग पर थी, फिर उसके बाद मैंने सिग्नेचर फिल्म की 2 साल पहले जो एक ऐसे आदमी की थी जिसकी वाइफ वेंटिलेटर में है। फिर मैंने विजय 69 एक फ़िल्म की जो 69 साल की उम्र में ये ट्रायथलॉन लड़ना चाहता है। तो मैं अपने आप को टेस्ट करता रहता हूँ, और उसमें कभी फेल होता हूँ, कभी नहीं होता हूँ। ये जो खतरा है उससे कैसे निपटते हैं, इस सवाल का जवाब आप दें। लेकिन आपने किताबों का जिक्र किया, और आपके खुद की लिखी हुई वो सारी किताबें भी इस वक्त मैं इंटरव्यू के लिए लेकर आई हूं, और अभी ये डिफरेंट बट नो लेस, इस पर आपने एक फिल्म भी बनाई। फिल्म हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं चल पाई, लेकिन अभी भी आपको उम्मीद है कि उसकी जो कहानी है वो दर्शकों के दिलों में उतरी है, और आगे आने वाले वक्त में वो पूरा इम्पैक्ट छोड़कर जाएगी। देखिए, आपने निराशा होती है। सैयारा फिल्म के साथ ही वो रिलीज हुई, सैयारा इतनी हिट चली गई, और हाँ देखिए, निराशा तो ना मैं नहीं होती है ये बोलूँगा तो मैं फिर अपने आप को धोखा दूंगा, और आपको भी धोखा दूंगा, और देखने वालों को भी। निराशा तो होती है। निराशा कैसे नहीं होगी? आप एक दौड़ में दौड़ रहे हैं, आपने पूरी तैयारी की है, और एक फर्स्ट आता है, आप सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, हम तो 10th आए अनफॉर्चुनेटली। बट फिल्म को देखकर, और जिन्होंने भी फिल्म देखी, चाहे वो महामहिम हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने, चाहे वो सेना के प्रमुख ने देखी, चाहे वो 2000 उन लोगों ने सैनिकों ने देखी, चाहे वो रॉबर्ट डिनीरो ने देखी, चाहे जिन्होंने देखी उन्होंने कहा कि बहुत कमाल की फिल्म है। इसलिए एक ऐसी फिल्म का शेल्फ लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती है। सारांश जब रिलीज़ हुई थी तो हमारे यहाँ, मैंने पहले भी 1-2 इंटरव्यू में बताया था कि हमारे यहाँ वो हो गए थे शुरू रायट्स, और नहीं चली थी शुरुआत में, पर फिर चली। हफ्ते तक हाँ, कोई जी, देखने नहीं गया था, जी। हो रहे थे। मगर आपसे विद ऑल माई लव फॉर सैयारा, बिकॉज हमारे YRF की फिल्म है, मैंने YRF के साथ बहुत फिल्में की हैं, आदि और मोहित सूरी भी हमारे मित्र हैं, मगर इतना भी मेरा दिल नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं हमारी नहीं चली तो बुरा नहीं लगा। ऑफकोर्स बुरा लगा, मगर कहाँ मेरे करियर के अंत में 20 साल बाद या जब भी अगर कोई मेरी फिल्मों को याद करेगा तो तन्वी द ग्रेट का नाम उसमें याद रहेगा। क्या है उस फिल्म में कि आपको इतना भरोसा है कि उस फिल्म को याद रखा जाएगा? वो बहुत खूबसूरत फिल्म है। एक मैंने उसका छोटा सा हिस्सा देखा है। जी। इट्स अबाउट एन ऑटिस्टिक गर्ल, जो मेरी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, मेरी बहन की बेटी जो है उसका नाम तन्वी है, वो ऑटिस्टिक है, और वो उसको पता लगता है कि मेरे जो फादर थे, जो आर्मी में कैप्टन थे, वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जिन पर उनको पहुंचना चाहिए था। और वो एक दिन डिसाइड करती है, अपने दादा को बोलती है जो रिटायर्ड कर्नल हैं, कि मैंने डिसाइड कर लिया मैं आर्मी ज्वाइन कर रही हूँ। वो रात में जाती है, आपका दरवाज़ा नॉक करती है, हाँ, उस फिल्म में करेक्ट। दिखाया गया है। और हिंदुस्तानी आर्मी में ऑटिस्टिक लोगों को नहीं लिया जाता टेक्निकली, मगर वो अपने बलबूते से कहती है कि अगर मैं सब कुछ कर लूँ तो फिर मुझे कौन रोक सकता है। और वो अच्छाई पर फिल्म है। आजकल के दौर में एक ऑटिस्टिक इंसान ही आपको अच्छाई से रूबरू करा सकता है।
बाकी हम सब लोग मक्कारी भी जानते हैं, हम सब लोग मैनिपुलेशन भी जानते हैं, मगर एक ऑटिस्टिक इंसान को पता ही नहीं है कि वो मक्कारी कोई चीज़ होती है या मैनिपुलेशन कोई चीज़ होती है। तो एंड येट हम अच्छाई में बिलीव करते हैं। तो वो कभी कभी पर्दे पर इस तरह के किरदार को देखने से मिलती हैं। गाने बहुत अच्छे हैं, हमारे 2 ऑस्कर विनर्स हैं फिल्म में। हमारे म्यूज़िक जो हैं वो के MM कीरावानी सर का है। हमारे जो साउंड डिज़ाइनर हैं वो ऑस्कर विनर हैं। DOP जो हैं। तो फिल्म के अच्छे होने पर कोई धब्बा नहीं लग सकता है, पर फिल्म चले ना चले उस पर डिसाइड करेंगे। क्यों नहीं चल पाई? नहीं, आई थिंक सैयारा एक सुनामी की तरह आई और लव स्टोरी बहुत दिनों बाद आ रही थी। हमारे यहाँ एक त्रुटि है कि एग्जीबिशन सेक्टर में अगर पिक्चर चल रही है और दूसरी नहीं चल रही है तो वो आपकी फिल्म हटा सकते हैं। ये मुझे बाद में समझ में आया। हमने 400 प्रिंट रिलीज़ किए थे यहाँ पर और 200 के करीब अब्रॉड में, मगर कुछ लोगों को 90% लोगों को पता ही नहीं फिल्म रिलीज़ हुई है, जो कि एक हिसाब से अच्छा है। मैंने बताया ना कि मैं अनबिलीवेबल आशावादी हूँ। बड़ी अच्छी कहावत है कि गलत समय पर आ गई क्या वो फिल्म, आप ये कह सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अंगूर खट्टे होने वाली बात पे विश्वास क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर कोई दूसरी फिल्म आ रही होती है जिसके हिट होने की संभावना होती है तो आसपास जो दूसरे डायरेक्टर या फिल्म के प्रोड्यूसर होते हैं वो अपनी फिल्म को ये तो मुझे लगता है YRF को भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी हिट होगी। ये तो शायद उनको भी नहीं पता था, वो भी बहुत चक्के रह गए होंगे। बट एक अच्छी फिल्म की अपनी ज़िंदगी होती है। हम उसको दोबारा अभी पेश करेंगे। OTT पर वेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है, अभी दोबारा रिलीज़ करेंगे, दोबारा इसकी एक अपनी ज़िंदगी होगी। मैं अपनी फिल्म को शोले से वो नहीं करना चाहता, बट शोले पहले 3 हफ्ते नहीं चली थी। बिल्कुल। लम्हे तो बहुत दिनों तक नहीं चली थी, लेकिन आज कल्ट फिल्म कहलाई जाती है। घोंसला का कोई खरीदार मिल ही नहीं रहा था 3 साल तक। वेडनेसडे को कोई 3 साल तक मिला नहीं था। बहुत सारी फिल्में हैं जो बाद में चलती हैं। गर्व होना चाहिए बस फिल्म को देख के। अगर बुरी फिल्म होती और चलती तो मुझे अंदर से तो लगता कि यार ये बुरी फिल्म चल गई। अनुपम खेर को गर्व है कि उन्होंने इस तरह की फिल्म बनाई? मैं बहुत गर्व है, बहुत खुशी है, क्योंकि जितने लोगों ने देखी है और बहुत सारे लोग इसको देखा। हमने इसके रिलीज़ होने से पहले बहुत सारे लोगों को दिखाई थी, इन ए वे ऑफ ऑल्सो कैंपेनिंग फॉर द फिल्म, शोइंग द दिल। नॉट ए सिंगल पर्सन आई मेट जिसने कहा कि, बिकॉज मैंने कहा ना कि फिल्म का टॉपिक ही ऐसा है कि आपको लगता है यू रूट फॉर दिस गर्ल, यू रूट फॉर तन्वी। और मैंने किताब भी लिखी डिफरेंट बट नो लेस, जो उन पर थी। मैंने बताया ना कि अपने काम को आप जितना डिफ़िकल्ट बनाओ उतना ही आपको गर्व महसूस होता है, उतना ही आपको अच्छा लगता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कॉम्पिटेंट 400-500 फिल्में करने के बाद आपको लगता है हाँ भैया सीन बताओ क्या है, हाँ ठीक है बोलो, डायलॉग एक्शन बोलो और मैं करना शुरू कर दूँगा, मगर उससे जंग लगने का बहुत ख़तरा है। तो हमने तो किताब भी लिख दी थी कि इस फिल्म को बनाने में हमें क्या क्या परेशानियाँ हुई। वी आर ऑल डिफरेंट बट नो लेस, वी आर ऑल, आप, मैं, ये जो कैमरामैन हैं, ये आपके पीछे प्रोड्यूसर जो हैं, ये सब डिफरेंट हैं, पर हम अपनी असलियत, हम अपनी खासियत भूल जाते हैं ज़िंदगी की उधेड़-बुन में, और हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी से ऑर्डनरी बन जाते हैं। मैं कभी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी से ऑर्डनरी नहीं बनना चाहता। ये इतनी खूबसूरत बातें आप करते हैं। बॉलीवुड की इंडस्ट्री में किसी अभिनेता को मतलब वो अपने किरदार को पढ़ के और फिर उसको एक्टिंग करते हुए पर्दे पर दिखाई दें, लेकिन आप ऐसे हैं, मैंने आपकी बहुत सारी मोटिवेशनल अलग अलग जगहों पर आप जब अपनी स्पीच देने के लिए जाते हैं या आपने खुद किताबें ही लिख डाली हैं, क्या आपको इतना समय मिल पाता है? आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी इतनी व्यस्त है, आप फिल्मों के लिए इतने डेडिकेटेड हैं, तो उस बीच समय निकाल कर किताबों के लिए काम करना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर यूथ को मोटिवेट करना कैसे संभव हो पाता है? ये भी एक फसाड है कि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे दादाजी बोलते थे कि अ बिजी मैन हैज़ टाइम फॉर एवरीथिंग। वो एक और बात है ना कि अगर आपको कोई काम करवाना है तो वो एक बिजी आदमी को दे दो, वो कर देगा। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में चलो आप 8 घंटे सो जाएं, आपके पास फिर भी 16 घंटे बाकी हैं। लोग कहेंगे फोकस नहीं हो पाता ना एक्टिंग में। अरे फोकस क्या होता है? आप फोकस सब कुछ हो सकता है, हार्ड वर्क और फोकस आराम से हो जाता है। ये जो मैंने पिछले 34 साल से कॉन्शियसली मूड नहीं है और बोर हो गया हूँ, इन शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया, बिकॉज आपको भगवान ने आप मेरे स्कूल में, एक्टिंग स्कूल में इस समय बैठी हैं जिसको 20 साल हो गए हैं, आप यहाँ, मेरे को भगवान ने इतना कुछ दिया है। हाउ कैन आई यूज़ द वर्ड मूड नहीं है?
ये मूड नहीं है और जो बोर हो गया हूँ, आपको एक फॉल्स इम्पोर्टेंस का वो देता है, एग्जाम्पल देता है कि आप बड़े इम्पोर्टेंट इंसान हैं। मुझे अपनी इम्पोर्टेंस है मेरे अंदर, मुझे अपनी महसूस होती है, मगर मुझे इस बात से नहीं है कि मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि फिर मैंने ये मैं मेरे पास कभी भी टाइम हो सकता है। आपसे मिलने के बाद मैं किताब लिखता नहीं हूँ, पहले मैं बोलता हूँ। आई रिकॉर्ड वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन माइंड। ये 4 किताबें हैं, इनमें से कोई भी किताब एक्टिंग पर नहीं है, बिल्कुल। ये लाइफ कोचिंग पर किताबें हैं, और ये चारों किताबें अच्छी चल रही हैं। मतलब चौथी का भी पता नहीं क्योंकि एक ही महीना हुआ है। बेस्ट सेलर में ये किताबें चल रही हैं ये हाँ, ये बेस्ट सेलर हैं। कुछ एक दो पर तो शायद वो भी स्टिकर भी लगा हुआ है। हाँ, मुझे किसी ने कहा था, एक बार भट्ट साहब ने कहा कि ये स्टिकर तो नहीं है, मैंने कहा नहीं, ये प्रिंटेड है। तो अच्छा लगता है मुझे। अपने ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ पर आए, मुझे 3 जून 1981 को मैं मुंबई आया था लखनऊ से। मैं उससे पहले 1 साल पहले मैं दिल्ली में था, जब मुझे ये मिला था स्वर्ण पदक, अपना इसमें गोल्ड मेडल। तो मैं जब यहाँ आया और 3 साल मैंने बहुत धक्के खाए, पर मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को हमेशा फिल्म की तरह देखा है। जब मैं धक्के खा रहा था, जब मैं बेइज्जत हो रहा था, अपनी डिग्निटी होती है ना, डिग्निटी कम होती है, पढ़े लिखे इंसान की ज़्यादा डिग्निटी कम होती है। तो मैं सोचता था ये एक दौर है, और आज से बहुत साल बाद मैं इस दौर की बात करूँगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट आई डू। मैं बहुत सारे महान पुरुषों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ता था। चैपलिन की ऑटोबायोग्राफी बहुत फेमस है, उसका फर्स्ट हाफ। तो मैं सोचता था इनके साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है, और आगे जाके अपने आप को मोटिवेट करता रहता था। आई थिंक आई केम फ्रॉम अ वेरी सिक्योर जॉइंट फैमिली, और जॉइंट फैमिली में आपको इनसिक्योरिटी की फीलिंग कम होती है, क्योंकि कोई ना कोई आपके सवालों के जवाब देने के लिए होता है। बिल्कुल। बच्चे के मन में बहुत सवाल होते हैं। मेरे चाचा जी जो 8वीं क्लास में 7 बार फेल हुए थे, हम उनसे सवाल पूछते थे तो वो गलत जवाब देते थे, मगर उस थोड़ी देर के लिए हमारी वो जो उत्सुकता होती थी वो कम हो जाती थी, पर कोई जवाब देने वाला जरूर होता था। टिपिकल तरीके से हम बड़े हुए हैं। आपके चाचा जी आखिरी में पास हो पाए या नहीं? उनको कंपैशनेट ग्राउंड पे प्रिंसिपल ने मजबूर होकर 9वीं कक्षा में प्रमोट कर दिया, क्योंकि क्लास के बाकी बच्चे उनको अंकल बुलाने लगे थे। वो बैठे बैठे उनकी दाढ़ी आ गई थी। तो ये सब जो फैमिली के जो कैरेक्टर्स हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में वो एक जो सीन है जिसमें मैं शाहरुख खान को उसकी फैमिली वालों से मिलवा रहा हूँ, बड़ी सी तस्वीरें हैं, मैंने अपने असली चाचाओं और तायाओं के नाम लिए थे। मैंने कहा यश जी प्लीज़ ये इनका ट्रिब्यूट है। तो मैंने कहा ये द्वारकानाथ जी हैं, ये 8वीं में 7 बार फेल हुए, ब्रिजनाथ जी हैं, ये पास ही नहीं हुए, ये और सब। तो जब फिल्म लगने लगी और लगने से पहले हमने उसका ट्रायल देखा, तो मैंने कहा मर गया ये तो। मेरे सारे चाचा अपसेट हो जाएंगे, ताया। तो मैंने सबको खत लिखा, मैंने कहा सॉरी एक मेरी फिल्म आ रही है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैंने उसमें आपके असली नाम नहीं, मेरा बुरा मत मानना। पिक्चर लग गई, सुपर हिट हो गई, और सबकी चिट्ठियाँ आई, थैंक यू तूने हमको फेमस कर दिया। तो आई थिंक आई टेक लाइफ वेरी कॉमिकली। मुझे लगता है कि हर पहलू, अनलेस कोई सचमुच में ट्रेजेडी हो, मुझे ज़िंदगी एक कॉमिक बुक की तरह नज़र आती है। एंड दैट्स वाई मैं अपने ऊपर कोई इतना ज़्यादा बोझा लेकर चलता नहीं हूँ। हाँ, कैसे हैंडल करते हैं ऐसे लोगों को? मुझे लगता है कि मुझे अपने से सच बोलना ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात, मुझे बहुत साल पहले यहाँ पर इसी शहर में नज़र आ गई थी कि यू कैन नॉट बी पॉपुलर विद एनीबडी। दुनिया में ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसको सब लोग पसंद करते हैं। मैं गांधी जी का रोल किया है, गांधी जी के अलग पहलू को मैंने इस फिल्म में दर्शाया है। वो भी राष्ट्रपिता कहलाते थे, मगर कितने लोग, हम तो भगवान दिखाया है आपने गांधी जी को। हाँ? कमजोर दिखाया गांधी जी को बंगाल फाइल्स में। विवेक ने पूरा रिसर्च किया था, तो जब उसने मुझे बताया मैं भी थोड़ा हैरान हुआ था कि गांधी जी ऐसा बोले थे। कहता आप देख लीजिए, फिर उन्होंने मुझे पढ़ाया, अखबारों की कटिंग हम लोगों ने भी देखी। जी। तो और ये भी पहलू ज़रूरी है, हर पहलू ज़रूरी है। तो आप सबके साथ पॉपुलर होने के चक्कर में हमेशा मैनिपुलेट हो सकते हैं। पर जब मैं इस शहर में आया था तो मुझे लगता था सब मुझे पसंद करें। छोटे शहर का इंसान होता है, उसको लगता है कि सब उसे पसंद करें। और वैसे भी ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि यू वांट टू बी लाइक्ड, बट बिकॉज यू वांट टू बी लाइक्ड यू कैन बी मैनिपुलेटेड। सो आई वेरी अर्ली एट ए स्टेज, और उसका हार्ट ब्रेक होता था उस बात से।
मैं चाहता हूँ यार मैंने तो सबका अच्छा सोचा है, ये मुझे क्यों नहीं पसंद करता है। 1981 से लेकर 84 के बीच का कोई ऐसा वाकया जब लगा हो कि बहुत मुश्किल है मुंबई में सरवाइव करना और बाहर के लोगों को इस तरह से जगह नहीं दी जाती है, क्योंकि 84 में आपको फिल्म मिली थी सारांश जी, तो और 81 में आप यहाँ पर आ गए थे। जी जी जी, तो शुरू में तो मैंने नाटक वाटक करके लोगों से उधार लेके, लोगों के घरों में जाके रह के काफ़ी कुछ किया। फिर एक दौर आया 27 दिन का जब मेरे पास रहने को जगह नहीं थी, तो मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता था, और वो जो दौर था बड़ा ख़तरनाक था। मैं रात को 1:30 बजे 1:40 पर मैं बेंच पे जाता था, उस बेंच पे सोने के लिए, और 4:40 पे उठ जाता था, क्योंकि एक बार ट्रेन चलना बंद हो जाती थी और ट्रेन चलना शुरू हो जाती थी। वो बहुत मतलब एक पिक्यूलियर सा, मैंने ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कभी ऐसा होगा। फिर मैंने अपने दादाजी को ख़त लिखा था। आई वॉज़ वेरी लकी टू हैव ए ग्रैंडफादर हु वॉज़ वेरी वेरी केयरिंग एंड वेरी वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। तो मैंने उनको लिखा ख़त। मैंने कहा क्या है दादाजी ये, बाबूजी बुलाते थे उनको। मैंने कहा बाबूजी ये क्या है, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मुझे ये क्या ऐसे लैक ऑफ डिग्निटी, बेइज्जती अपने आप से, मतलब मैं अपने आप पे तरस भी खा रहा हूँ, रो भी रहा हूँ, परेशान भी हो रहा हूँ। ये छोड़ो, पर मैं यहाँ नहीं रहता, मैं बॉम्बे से चला जाके दिल्ली, लखनऊ, शिमला चला जाऊँगा, मैं कोई टीचर की नौकरी कर लूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा। ऐसा भी एक वक्त आ गया था। हाँ हाँ, बहुत, जब आपने सोच लिया था कि यहाँ पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल, पैसे नहीं थे। 2 बार ऐसा सोचा था। एक बार ये जब, तो उन्होंने मुझे खत लिखा, वो तब मुझे किरण के पते पर चिट्ठी लिखते थे। अच्छा। वो मेरी दोस्त थी, किरण वॉज मैरिड एट दैट टाइम। तो उस चिट्ठी की एक लाइन ने मेरा पूरा रवैया ज़िंदगी के प्रति बदल दिया, जो आज भी होता है। उन्होंने लिखा कि मेरे बच्चे, तूने बहुत मेहनत की है, तेरे माँ बाप ने घर के बर्तन, घड़ियाँ वगैरह बेच के तुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और तू 1.5 साल यहाँ रह चुका है, 1.5-2 साल, अब मत जा वापस। एक बात याद रख, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। क्या बात है। तो वो लाइन पढ़ के मुझे लगा हाँ, आज भी जब कोई ऐसी बात होती है तो मैं सोचता हूँ भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। एक दूसरा, एक तब, और एक जब भट्ट साहब ने 10 दिन पहले मुझे, महेश भट्ट साहब ने फिल्म से निकाल दिया था और संजीव कुमार को ले लिया था। तो मैं उनको घर चला गया था ये बोलने के लिए कि आप कितने, आप सच पे फिल्म बना रहे हैं, आपके अंदर ही सच नहीं है। अच्छा। तो आई थिंक वो एक आई डोंट वांट टू कॉल इट अहम, बट एक सेल्फ सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट मेरे अंदर बहुत है, जिसमें सच बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने तब भी डिसाइड कर लिया था 10 दिन पहले जब उन्होंने मुझे निकाला था। 1 जनवरी 1984 को फिल्म शुरू होने वाली थी, सारांश की शूटिंग, और 20 तारीख को मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि तुम तो फिल्म में हो ही नहीं, संजीव कुमार को ले लिया है। तो मैंने भट्ट साहब को फ़ोन लगाया, मैंने कहा भट्ट साहब क्या है सच है? बोले हाँ, वो प्रोडक्शन वाले जो हैं वो नए एस्टैब्लिश्ड एक्टर को ही लेना चाहते हैं, तो तुम दूसरे बूढ़े का रोल कर दो, डोंट वरी। फिर मैंने सारा सामान बांधा और मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था। फिर मुझे दादाजी की बात याद आई, वो कहते थे इफ़ यू वांट टू बी इक्वल विद एनीबडी, आप किसी के साथ भी बराबर का होना चाहते हो तो उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। अगर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए तो हम बराबर के हुए ना, चाहे आप कुछ भी हों। तो मैंने कहा अब तो मैं बराबर का हूँ, मुझे उनसे चाहिए नहीं, मैं तो वापस जा रहा हूँ, शिमला, दिल्ली, लखनऊ, कहीं भी। फिर मैंने कहा अब मैं उनको जाके बोल सकता हूँ। तो मैं उनके घर गया, उनकी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, मैं 6 फ्लोर तक चढ़ता हुआ गया। गुस्से में एनर्जी बहुत आ जाती है, और मैंने उनको अपनी खिड़की के पास ले जाकर उनका अपना सामान दिखाया। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मगर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े फ्रॉड हैं, आप बहुत बड़े चीट हैं। आप मुझे 6 महीने से बोल रहे हैं मैं मेन रोल कर रहा हूँ, मैं रोज़ शिवाजी पार्क पहुँच जाता हूँ धोती कुर्ता पहनकर, मैं रोल की तैयारी कर रहा हूँ, और ये फिल्म तो सच्चाई पर है। तो आपके अंदर ही सच्चाई नहीं है तो आप कैसे फिल्म बना सकते हैं? फिर मुझे लगा कि क्लाइमैक्स में कोई गुस्से में एक लाइन होनी चाहिए। फिर मैंने कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ। आपने ऐसा बोला था हाँ, साहब को? मैंने कहा मैं रो भी रहा था, बड़े बुरी हालत में था। मैंने कहा मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप सच्ची फिल्म। कम उम्र के भी बहुत यंग, 27-28 साल के थे। हाँ नहीं, मैं अभी भी दे सकता हूँ श्राप अगर कोई मेरे साथ ऐसा वैसा करेगा। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया वापस उस टैक्सी से, और ऊपर उन्होंने फिर राशि। वो नाराज नहीं हुए आप इतना श्राप देकर चले आए, उन्हें बहुत बुरा भला कहा? नहीं, इसीलिए मैं हमेशा उनको, मैं अभी भी अपना गुरु मानता हूँ। और एक फिर इससे जुड़ता हुआ एक डैडी फिल्म में मेरा डायलॉग था जो उन्होंने लिखा था कि सच को सच बनाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती है, एक जो सच कह सके, दूसरा जो सच सुन सके।
तो भट्ट साहब ने वो सच सुना, नहीं तो आप यहाँ मेरा इंटरव्यू थोड़ा ले रही होती है, इतिहास ही कुछ और होता, मैं कहीं और होता। आपने तो इतिहास ही बदल दिया यहाँ का। नहीं वो, हाँ, शिमला का एक सामान्य परिवार का बच्चा जो यहाँ पर आया और उसने अपने बलबूते इतनी फिल्मों में काम करके अलग शोहरत हासिल की है। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी अपनी ज़िंदगी को देखते हुए। जब आप, मुझे लगता है कि मैंने मैन, पुरुष जब 55 और 60 के बीच में पहुंचता है तो वो अपनी ज़िंदगी को जब फ्लैशबैक में देखता है तो या तो वो अपने आप को पसंद करता है या नहीं करता। मैं अपने आप को बहुत पसंद करता हूं जिस हिसाब से मैंने ज़िंदगी जी है, और महिलाओं के साथ ऐसा 50-55 के बीच में होता है। व्हेन यू लाइक योर सेल्फ देन यू से अब तो बहुत कुछ करने को बाकी है, बिल्कुल, और वक्त कम है, तो फिर आपको एक अलग किस्म की एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी आपको ज़िंदगी से मिलती है, लोगों से मिलती है। मैं बहुत लोगों से मिलता रहता हूँ। आई एम वेरी पीपल ओरिएंटेड पर्सन। और मैं, अगर मेरे पास गाड़ी में ड्राइवर नहीं आता तो मैं ऑटो में चलता हूँ, फिर ऑटो से उसके परिवार वाले का पूछता हूँ, मैं लोगों से बातचीत करता हूँ। जब ड्राइवर नहीं आता है तो आप ऑटो से निकल जाते हैं? हाँ, मैं कितनी बार ऑटो से निकलता हूँ। मैं आप एयरपोर्ट जाता हूँ, मेरे साथ कोई पैराफर इंडिया नहीं होता है। मुझे लगता है कि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा है कि ये बॉडीगार्ड और ये सब चल रहे हैं जो देते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं। अभी लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए भी आप गए, आम आदमी इसका भी बड़ा कॉमिकल हुआ है। हाँ। मेरे पास एक कांटेक्ट था, उसमें लिखा था सो एंड सो लालबाग। तो हमने उसको फ़ोन किया और उसने कहा कि हाँ जी आ जाइए, मैं आपको ले जाऊंगा अंदर। तो मैंने सोचा था कभी लास्ट टाइम जब गया था तो यही कांटेक्ट था। तो मेरे साथ जो मेरे सीईओ थे हरमन, उसने मुझे कहा कि ये बंदा तो हमको लास्ट टाइम दूसरी जगह ले गया था, तो आप शायद उसी को फ़ोन कर रहे हो। तो मैंने कहा तुम्हारी याददाश्त बड़ी अच्छी। तो मैंने उसको फ़ोन किया, तो मैंने कहा तुमने हमको कहाँ ले जा रहे हो? लालबाग? कहता नहीं जी पहले दूसरी जगह ले जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं फिर मैं आता हूँ। फिर हम पहुँच गए वहीं पर। अब जब पहुँच गए तो मैंने कहा अब क्या करें, तो पुलिस वाले पहचानते तो हैं। तो उन्होंने कहा आइए, मगर बिकॉज इंतज़ाम नहीं था, बट ऑफकोर्स बिकॉज आई हैव डन सो मच वर्क, तो देन वो फिर पीछे से घुमाते, चलते फिरते, जूते अंदर रखे। पर भगवान के दरबार में तो वैसे ही मज़ा आता है कि जाने के लिए। फिर जब आप इस तरह की कोई चीज़ लिखते हैं तो फिर ट्रोलर कहते हैं अरे ऐसा कैसे, तुम्हारे तो आगे पीछे पुलिस चल रही थी। हाँ। तो इसलिए चल रही थी क्योंकि 40 साल से काम कर रहा हूँ, बट चला मैं गया था। तो मैं चला जाता हूँ, मुझे कोई ऐसे इससे परेशानी नहीं होती। तो मैं उसी सच से आपका सामना कराना चाहती हूँ। ट्रोलर्स जब आपको ट्रोल करते हैं, कभी ऐसा लगता है कि ये बैठे हुए न जाने कौन से लोग हैं जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता, लेकिन वो आपके बारे में बुरा भला न जाने कहाँ इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ कर ले आएंगे और फिर कोसना शुरू कर देंगे। राष्ट्रवाद की जब आप बातें करते हैं, मैंने देखा है उस पर भी लोग आपको बुरी तरह से ट्रोल करते हैं। अच्छी बात है ना, उनको ट्रोल करने की मतलब हम कुछ कर रहे हैं इसके लिए ट्रोल कर रहे हैं, ये समझने में थोड़ा टाइम लगा मुझे। मैंने कहा ना कि मुझे लगता है कि यार आपको पसंद क्यों नहीं करते लोग। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया, जो अपने आप ही समझ में, जो तकलीफ़ से गुजरने के बाद, वो कहते हैं ना कि सोना जो है वो आग से निकलने के बाद ही सोना बनता है। वाह, आज तो मैं अपनी बिना अनजाने में तारीफ़ किए जा रहा हूँ, अपने आप को सोना बोल रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए कि ज़िंदगी ये आपसे ये चाहती है, आपके दुख, आपकी तकलीफ़ें जो मन गढ़ंत होती हैं, हाँ। जो नहीं भी हो सकती हैं, वो आपको अच्छा महसूस कराती हैं। अभी भी तकलीफ़ होती है, अभी भी तकलीफ़ तो होती है, बिकॉज यू आर ह्यूमन। बिल्कुल। बट नाउ यू नो दैट हाउ टू इग्नोर देम। आपको लगता है कि बेचारे गिरे हुए, पड़े हुए नाली के लोग जो हैं, ये आपकी हर चीज़ में आपको कोई ना कोई ढूंढते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढते हैं। पर एक बात है कि अगर जो वो बोल रहे हैं वो सच है तो उसको आई शुड चेंज, पर अगर जो वो बोल रहे हैं वो सच नहीं है तो देन यू शुड लर्न टू इग्नोर। लेकिन इतने सारे कमेंट होते हैं, पढ़ने का टाइम मिल पाता है आपको? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ। हाँ। पर मैं ये देखता हूँ कि मेरी स्टोरी पर या मेरे जो मैंने पोस्ट किया है उसको कितने लोगों ने पसंद किया है, और मैं कभी कभी जवाब भी देता हूँ। मैं सोचता कि किसी ने, जैसे कल मुझे किसी ने कहा कि एक तन्वी द ग्रेट, तन्वी करके एक लड़की है, तन्वी, मैं उसका नाम भी आपको बताता हूँ, अंडर स्पेक्ट्रम, तन्वी अंडर स्पेक्ट्रम। तो मतलब वो थी कि आज मेरा बर्थडे है, तो फिर मैंने वो पढ़ के उसको विश की भी किया। और बहुत सारे लोग तो बिना बात के कुछ भी बोलते हैं, टकले गंजे। अच्छी बात है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो टकले गंजे वाली मतलब आपको टिप्पणी की जाती है, लेकिन आपने कहा कि बहुत यंग एज से ही बाल जब गिरने शुरू हो गए थे और उस समय हीरो के लिए माना जाता था कि अच्छे बाल हों, तो उस समय तकलीफ होती थी, फिर आपने मेडिसिन या कुछ आयुर्वेदिक उपचार या कुछ ऐसा किया था? चित्रा जी, मैंने सब कुछ किया है।
क्योंकि यहाँ आकर जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, क्योंकि मैं फॉरेन के एक्टर्स के बारे में पढ़ता था, यूल ब्रनर करके एक बड़े अच्छे थे, टेलिस वैलेस एक बॉल्ड एक्टर थे, और मुझे लगता था कि एक्टर्स का बालों से क्या लेना देना, पर यहाँ पता लगा कि बाल नहीं है तो आप एक्टर नहीं हैं। तो फिर मैंने वो रीठे क्या बोलते हैं आंवला वो ज़मीन में डालकर, रीठा शिकाकाई आंवला दही के अंदर डालकर तिब्बतियन सब कुछ किया और नहीं हुआ। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे सारांश का पहला फिल्म का रोल भी मुझे इसलिए बजा, थैंक गॉड कि आई वाज बॉल्ड, तो वरना भट्ट साहब नहीं देते शायद मुझे रोल। अपनी कमज़ोरियों को अगर आप दुनिया के सामने बोल दें तो वो आपको डरा नहीं सकते हैं। बिल्कुल, है ना, कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम, मैंने फिर अपनी लाइफ पे एक प्ले किया, कुछ भी हो सकता है। जो मेरे सारे फेलियर्स के बारे में है, कि कैसे पैदा होती मतलब डिमांड में आ गया था, कैसे फिर मेरी पहली मोहब्बत कैसी थी, पहला किस कैसा था, पहली फिल्म में मुझे कैसे जब मैंने डायरेक्ट की थी, या गांधी फिल्म में जब मैंने चाहा था कि नेहरू का रोल करूं तो कैसे उसमें से निकाल। व्हेन यू टेल द वर्ल्ड दैट दीज आर माय प्रॉब्लम्स देन दे हैव नथिंग टू स्केयर यू विद, बिकॉज हम अपनी प्रॉब्लम छुपा के रखते हैं कि दुनिया को ना पता लग जाए। और मुझे ये भी समझ में आ गया कि आजकल के खास करके दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, दुनिया आपको हमेशा इस बात का एहसास कराती कि समबडी इज़ डूइंग बेटर देन यू। बिल्कुल। अब वो चाहे चैनल में हो, हर चैनल बोलता है कि दुनिया का सबसे ख़तरनाक चैनल, सबसे ऊपर पहुंचा चैनल, मेरी रेटिंग इतनी है, मेरा चाहे वो चैनल हो चाहे वो हम लोग हों, कि आपके अगर 50,000 फॉलोअर्स हैं तो मेरे 52,000 हैं तो मैं 2,000 आपसे ज़्यादा हूँ। बट इसको समझने में टाइम लगता है, और जिस दिन टाइम वो आ जाता है और समझ में आता है, आप सडनली शांत हो जाते हैं। तो ये पॉपुलैरिटी के गेम में मैंने पढ़ना बहुत पहले बंद कर दिया, और ये बट इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट लेसन बिकॉज आई कम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन। अब मैं बार बार स्मॉल टाउन के बारे में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि स्मॉल टाउन में ज़िंदगी बहुत सादगी से होती है, खासकर 70s में। मैं तो 70s 60s का हूँ। पीपल आर वेरी, और पहाड़ के लोग बड़े हाँ सीधे से होते हैं, जो मन में होता है वही बोल देते हैं। उनकी जिंदगी वैसे ही इतनी चुनौतियों से ऊपर उठकर गई होती है। हाँ, पहाड़ के जो अभी पहाड़ की तरह ही होते हैं, आप देख लीजिए हाल। हाँ, मतलब बाकी देश के हिस्सों का हाल देखिए और पहाड़ी क्षेत्रों का हाल आप देखिए, बहुत बुरा हाल है। आई फील टेरेबल। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था बिकॉज जिस शिमला में, बट उसमें देखिए ट्रेजेडी तो है ही, त्रासदी तो है ही। जिन लोगों की क्षति हुई है, जिन लोगों का घर गया है, जिन लोगों के लोग चले गए हैं, उस ट्रेजेडी को तो कोई उस पर कुछ बोल नहीं सकते सिवाय इसके कि दुख है। बिल्कुल। और ऐसा ना हुआ होता, लेकिन नेचर का जो प्रकोप है ये हमने खुद ने मंगाया है। शिमला जैसी जगह में जो कि एक प्योर था, ये पहाड़ी इलाका था, उस पर हर नुक्कड़ भी तो बहुत बड़ी जगह है, हर जगह पर आपको एक होटल, कोई एक स्टे जगह, कोई एक गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हर इंसान ने गाड़ी ली है तो होना ही है। अभी फिर धराली में मैंने देखा कि ज़मीन से पानी निकला है, या पंजाब में जो हो रहा है, इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी वेरी सैड। इसके बारे में भी लोग बोलते हैं कि आपने पंजाब के बारे में, बाढ़ के बारे में नहीं बोला। अरे हर चीज़ दिखावे के लिए नहीं है। मैं अगर नहीं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मन में उनके प्रति दुख नहीं है। या कश्मीर में जो रिसेंटली हुआ था, वहाँ पे भी बहुत ख़तरनाक किस्म की बाढ़ आई है, किश्तवाड़ में, जम्मू के पास। तो इट इज़ सैड, इट इज़ एनी काइंड ऑफ डेथ, एनी काइंड ऑफ डिज़ास्टर इज़ वेरी वेरी फ्राइटनिंग, बट उसका कसूरवार इंसान है। जो लोग सबसे ज़्यादा आलोचना करते हैं वही सबसे ज़्यादा उम्मीदें भी करते हैं कि आप हर मुद्दे पर बोलें। अगर आप कुछ फील कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर या मीडिया के जरिए आकर उसको अभिव्यक्त करें। ये भी मौजूदा वक्त की एक परिपाटी बन गई है। मुझे लगता है कि if I am feeling about it and not sometimes writing about it, that does not mean that I don't want to write about it. But इंसान कितनी चीज़ों के बारे में लिख सकता है, तो काम कब करेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कोई भी ऐसा मुद्दा हो, बिकॉज एज ए पर्सन जिसको भगवान ने बहुत कुछ दिया है या जनता ने बहुत कुछ दिया है, आपकी विद, वो है ना बड़ी फेमस लाइन कि विद सक्सेस कम्स द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। और मैं समझता हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबल किस्म का इंसान हूँ, मगर मैं अपनी ज़िंदगी अपने सच के साथ भी जीना चाहता हूँ, लोगों के सच के साथ ज़रिए जीने की ज़रूरत नहीं महसूस करता। ये बिल्कुल सही बात है कि हर सफलता
अपने साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी लेकर आती है। अब मैं आ जाती हूँ आपके उन तमाम वायरल वीडियोस पे जो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की हर माँ जब भी देखती है वो बड़ी खुश होती है। आपका अपनी माँ के साथ रिश्ता, उनका खुद का वो चुलबुलापन, जिस तरीके से आप दोनों के बीच वार्तालाप होता है, तो आपने शुरुआत की, उसके बाद वो हिट होता गया। लोग अब डिमांड भी करते हैं कि आप इस मुद्दे पर बातचीत कीजिए, ऐसे बातचीत कीजिए। तो वो जो अनुभव है कैसे शेयर करेंगे आप उसको? मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी 2012 में 10 फरवरी को। मेरे माता पिता 59 साल तक मैरिड थे। तो जब 59 साल तक कोई मैरिड होता है तो और उसमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो यू डोंट ओनली लूज़ योर वाइफ और हस्बैंड। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरी माँ ने सिर्फ अपने हस्बैंड को नहीं खोया, उन्होंने एक पार्टनर को खोया, उन्होंने एक दोस्त को खोया, उन्होंने एक हैबिट को खोया, सुबह उठना। तो मैंने अपने भाई से कहा कि हम पिताजी की डेथ 84 के थे वो, तो हम उनकी डेथ को मोर्न नहीं करते, वो तो दुख हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा। लेट अस सेलिब्रेट हिज लाइफ। वो बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे, बड़े सिंपल किस्म थे, क्लर्क थे मगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फादर थे, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। तो हमने माँ से कहा कि माता जी, हम अपने पिताजी की जो बरसी है, जो 13वां दिन जो है प्रेयर मीटिंग जो है, वो हम अलग तरीके से करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है। तो हमने क्या किया, हमने सबको मैसेज भेजा कि कोई वाइट कपड़े पहन के नहीं आएगा, सब कलर्स कपड़े पहन के आएंगे। और मैंने एक रॉक बैंड मंगवाया और मेरे पिताजी के जितने भी फेवरेट गाने होते थे वो मैंने न्यू तरीके की ट्यून से बनाए और खड़े होकर स्टेज पर मैंने पिताजी के सारे फ़नी इंसिडेंट सुनाए। और जितने भी लोग 500, 300, 600 लोग बैठे तो वो बाय द एंड ऑफ इट दे वर ऑल लाफिंग एंड ऑलमोस्ट फॉलिंग ऑफ द प्लेन। एंड उस रात को मेरी माँ ने मुझे कहा कि थैंक यू बेटा, तुमने मुझे इस बात का एहसास कराया कि मेरे हस्बैंड तो बहुत ही महान इंसान थे। फिर एक दिन बातें करते करते वो बहुत ही, मैंने कैमरा निकाल दिया और उनका वो वीडियो कोई भी डाल दिया, पता नहीं है। हाँ। तो जिसमें उन्होंने कहा था कि बकवास मत कर, थप्पड़ मारूंगी। हाँ। अब इतने बड़े उम्र में इंसान के बेटे को उसकी माँ करी थप्पड़ मारूंगी। तो जब मैंने पोस्ट किया तो लोगों को बहुत पसंद आया, फिर सब ने डिमांड करना शुरू किया और अब मेरी माँ मुझसे बड़ी सेलिब्रिटी है। ये बिल्कुल सच बात है। हम लोग खुद जब भी उनका कोई वीडियो आपके साथ आता है हम लोग तुरंत जाके पूरा वीडियो देखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि चित्रा जी, हम माँ बाप के ही आशीर्वाद से, हमारे पास माँ बाप ही जो इस तरह के लोग होते हैं जो आपको हर सिचुएशन में एक्सेप्ट करते हैं, जिनको आपसे कोई अपेक्षा नहीं होती है सिवाय इसके कि आप अच्छा करो। तो अब चाहे वो 1% लोग जो हैं इन सब वीडियोज़ के ज़रिए वजह से अपने माँ बाप पर अलग से तवज्जो देते हैं। बिल्कुल, द फैक्ट दैट यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ये ऐसा हुआ है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आपकी माता जी को देख के हम भी अपनी माता जी से अभी बातचीत करने लगे हैं। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते, मगर बिकॉज वी टेक आवर पेरेंट्स सो मच फॉर ग्रांटेड कि हम भूल जाते हैं कि इनकी भी बहुत कुछ अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं या इनकी भी फीलिंग्स हैं। हमारे घर पर माँ बाप के रूप में एक पूरी डिक्शनरी ऑफ लाइफ पड़ी हुई है जिनसे हम बहुत कुछ ले सकते हैं। तो आपको आधा घंटा अगर आप उनसे बात करो तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दैट्स वाई आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड टू मी, दैट हम अपनी माँ के साथ रहते हैं। माँ हमारे साथ नहीं रहती है, हम अपनी माँ के साथ रहते हैं। तो इसलिए उनसे बातचीत करना, वो अभी भी बोलती हैं कि मैं मंदिर जाती हूँ और ये मैं सब्ज़ी खरीदने जाती हूँ, लोग मेरे साथ फ़ोटो क्यों खिंचाते हैं। कहती है अब तो मास्क में भी पहचान लेते हैं। इस बात से अपसेट है वो अभी सब्जी लेने जाती है। उनकी क्या उम्र है अभी? शी इज़ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शी इज़ 87 और अभी वो सब्जी खरीदनी जाती है। हाँ, शी इज़ वेरी एक्टिव। हालांकि उनकी टांग में रॉड भी है, मगर शी इज़ वेरी एक्टिव। तो उनको बहुत अच्छा लगता होगा। उनको परेशानी होती है कि वो जो मशीन कभी कभी डालनी पड़ती है वो नहीं डालना चाहती हैं। आई थिंक कोई भी नहीं डालना चाहता है, बट शी इज़ वेरी एक्टिव। वो जाना चाहती हैं। मैं लाल बाग के उसमें गया था, राजा के, मुझे क्यों नहीं लेके गया। मैंने कहा मॉम वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको नंगे पैर चलना था, बहुत, तो मैं चल सकती थी। तो आई थिंक बिकॉज वी ट्रीट हर नॉट लाइक एन ओल्ड पर्सन। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, ये मैंने अभी भी रिसेंटली बताया था कि हम ऑफिशियली सरकारी दफ्तर में 58 की उम्र में आपको ऑफिशियली बोल दिया जाता है कि अब आप रिटायर हो गए हैं, और 58 तो आपकी लाइफ शुरू होती है। मैं आज से 12 साल पहले तो ज़िंदगी की मैंने शुरुआत, मुझे लगा वाह अब मज़ा आ रहा है, और फिर घर वाले उनको और बूढ़ा बना देते हैं कि आप मत जाइए, नहीं आप रहिए, अरे क्या कर रहे हैं अब। तो देखते देखते एक 58 ईयर्स का आदमी या महिला धीरे धीरे बॉडीली
बूढ़ी हो जाती है, वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी सोसाइटी ऐसी है, भारत की सोसाइटी ऐसी है कि 58 हाँ। आपने कहा कि उनको जबरदस्ती बूढ़ा बना दिया जाए। बना दिया जाता है। अरे नहीं आप, मैं तो फिर अपनी माँ को काम देता रहता हूँ, और जितने भी आपके देखने वाले हैं उनको अपनी मदर्स फादर्स को सिर्फ ये नहीं कि बच्चा छोड़ के आओ, ग्रैंड चाइल्ड लेके आओ, नाउ दे शुड गिव देम वर्क बिकॉज दे हैव सो मच इन देमसेल्व्स। लेकिन हमारे वहाँ ये भी तो है, अगर कोई अपने माँ बाप को इस उम्र में काम देगा तो लोग कहेंगे कि देखो बेटा तो जवान है, इतना कमाता है, लेकिन वो अपनी माँ से काम करवा रहा है। हमारी सोसाइटी ऐसी भी है। अब आप जिंदगी सोसाइटी के लिए नहीं जीत सकते हैं। आई एम सॉरी टू से दैट। आप अपने रूल खुद बना के चल सकते हैं। वो सोसाइटी के रूल तब इसलिए बने थे, बहुत सालों से बने आ रहे थे, बिकॉज हालात डिफरेंट थे। आजकल तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम करते हैं, वरना जब मेरी माता पिता की शादी हुई थी, माँ जो थी वो इस बात को मान लेती थी कि मुझे घर संभालना है और पति जो है वो कमा कर लाएंगे। आजकल वैसा नहीं है। आजकल दोनों पार्टनर कमाना चाहते हैं। तो आई थिंक मदर जो है सुबह रोज़ 8 बजे फ़ोन करती हैं। 8 बजे, मैं अगर कभी 3 बजे भी सोया हूँ, कभी काम पे चला गया या नहीं गया या कुछ देख रहा हूँ, तो मैं 7:45 का ये लगा देता हूँ, अलार्म लगा देता हूँ। और फिर वो, हाँ क्या सो रहा है? नहीं सो रहा हूँ। अरे सो रहा होता तो नहीं उठाता ना। अच्छा ठीक है, सब ठीक है, हाँ जी अच्छा ठीक है। फिर उनके बाद लंबा सा एक आशीर्वाद का जो उनकी जो देती हैं, और उसके बाद वो चले, तो उसके बाद वो खुश रहती हैं। हर रोज़ आपकी बात रोज़ सुबह 8 बजे फ़ोन आता ही आता है। आज भी 8:02 पे फ़ोन आया था। मैं फ़ोन देख रहा था, परवंदर है। हमेशा मेरे फादर के साथ ऐसा हुआ था। मेरे फादर जब नए नए मोबाइल फ़ोन आए थे तो 2-3 बार मैंने नहीं उठाया था। तो एक दिन मुझे फ़ोन करके उन्होंने कहा, यार मुझे अच्छा नहीं लगता तू मुझे मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। तो मैंने कहा पापा डिसाइड कर लेते हैं कि इस टाइम पे फ़ोन करेंगे। तो हमने डिसाइड किया कि 8 बजे हिंदुस्तान में वो जब भी मुझे फ़ोन करेंगे। बट उन्हें ये लगा कि अगर मैं अमेरिका में हूँ या जर्मनी में हूँ या कहीं हूँ, पर यहाँ 8 बज जाते थे तो मैं उनका फ़ोन उठा लेता था, चाहे कुछ भी हो जाए। वाई मेक देम फील इनसिक्योर? आई थिंक दे गेट इनसिक्योर बिकॉज दे थिंक आपको कुछ हो तो नहीं गया है। तो आई थिंक माँ बाप से बेटर आशीर्वाद देने वाला भगवान को छोड़कर कोई हो ही नहीं सकता है। अब इसी को लेकर आती हूँ मैं थोड़ा राजनीति के मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का वाकया आपने भी सुना होगा, और अभी वो हीराबा इस दुनिया में भी नहीं है। तो जब इस तरह से पॉलिटिक्स आगे बढ़ती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, बड़े बड़े नेताओं की ओर से जिनकी पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो बयान भी नहीं देते हैं, ना इसको लेकर खेद व्यक्त करते हैं, तो क्या तकलीफ होती है? आई सॉ दैट। मैंने वो वीडियो भी देखा। दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है और गुस्सा भी आता है। क्योंकि देखिए, हम ऐसा नहीं है कि हम आपस में गाली नहीं देते हैं, आपस में देते हैं। दोस्तों के साथ तो दोस्ती का एहसास ही इस बात पे होता है कि आप गाली दे पाते हैं। मगर एक बुजुर्ग देश के प्रधान, जिसका और जिनकी मदर का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, उनको गाली देना तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। गाली जो है वो कायर लोग देते हैं मेरे हिसाब से। जब मंच से कोई गाली देता है या किसी को बुरी तरीके से गाली देता है, गुस्से में गाली देता है, वो एक आदमी कमज़ोर और कायर होता है, मुझे ऐसा लगता है। और पॉलिटिक्स में भी एक मर्यादा होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। राइवलरी में भी एक मर्यादा होनी चाहिए। हम सिकंदर और पोरस की कहानियाँ सुनाते हैं, हम बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ सुनाते हैं, तो एटलीस्ट इतनी तो मर्यादा होनी चाहिए कि आपको या तो डांटना चाहिए या क्षमा मांगनी चाहिए। और क्षमा मांगना जो है इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आई वॉज वेरी सैड एंड अपसेट एंड ऑल्सो फॉर ए मैन जिनकी माँ ने पब्लिकली, हमें पता है कि उनकी माँ ने उनके लिए, मोदी जी के लिए क्या किया है, और बहुत साधारण और जीवन साधारण, भी जिया। मतलब साधारण से भी साधारण जीवन जिया है। सो इट वाज अ वेरी वेरी सैडनिंग एंड इक्वली अपसेटिंग थिंग। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि सिकंदर और पोरस का आप जिक्र कर रहे थे, उनके संवाद का एक वाकया याद आ जाता है कि हाँ, एक राजा जैसे दूसरे हाँ, राजा के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही आप व्यवहार कीजिए। पॉलिटिक्स में भी वही होना चाहिए। व्हाई डू इन द स्पोर्ट्स ऑल्सो, जब कोई जीतता है और कोई हारता है, हम क्रिकेट में बोलते हैं कि गले लगते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज ठीक है भाई, खेल तो में जीतना और हारना तो होता है।
आप चेस में जब हमारे एक चेस के चैंपियन से एक दूसरा आदमी ऐसे छोड़ के चला गया था, सबने बोला था ये क्या किया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट किसको कहते हैं? इसी को तो कहते हैं। बिल्कुल। बजाय ये याद दिलाने की आपने भी शायद किसी को गाली दी थी, तो अब मेरा भी गाली देने का टाइम आ गया। आई थिंक इट्स नॉट राइट। क्यों इतना स्तर गिरता जा रहा है राजनीति का? Sometimes I think to stay out of power for a long time makes a people feel bitter. जिन लोगों को पावर में रहने की आदत हो जाती है ना, उनके हाथ में जब बहुत सालों तक पावर नहीं हो तो वो बिटर हो जाते हैं। शायद ये एक रीज़न हो सकता है। शायद हमारे यहाँ अभी जो सोशल मीडिया की वजह से या किसी वजह से इसके बहुत फ़ायदे भी हैं, मगर यू गेट नोटिस्ड फॉर बीइंग नेगेटिव। आपने अभी ट्रोलर्स की बात की थोड़ी देर पहले, वो इसीलिए करते हैं ना कि वो आप नोटिस किए जाएं। मैं आपके बारे में भी पढ़ रहा था, आपकी भी अच्छी खासी ट्रोलिंग बहुत होती है। हाँ, तो आप भी तो इसी तरह से झेलते हैं कि इग्नोर करो। बिल्कुल। तो स्तर इसलिए गिर रहा है कि बिकॉज पीपल हु आर नेगेटिव एंड पीपल हु गिव गालीज गेट नोटिस्ड। आज आप अच्छे और हम उन्हें जवाब देकर उनका औदा बढ़ा देते हैं। हाँ, उनको उसी जगह पे रहने देना चाहिए जो है। ये इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। आप एक इंसान, मैं बहुत सोचता हूँ कि जो आजकल वायरल हो जाते हैं उनकी लाइफ इनफैक्ट ट्रेजिक है आगे जाकर, क्योंकि अब कितने लोगों को, हम कल कौन वायरल था हमें थोड़ा पता है, 2 साल पहले कौन वायरल था हमें थोड़ा पता है। हाँ। बट उनकी लाइफ में एक बार वायरल पना आ गया है तो वो पूरी ज़िंदगी इसी में गुजारते हैं कि एक ज़माने में मैं वो हूँ, तो आपको याद दिलाना पड़ता है कौन है। बिल्कुल। तो आई थिंक विद सो कॉल्ड द मॉडर्नाइजेशन देयर आर सो मेनी अमेजिंग बेनिफिट्स, बट देयर आर सम माइनस पॉइंट्स ऑल्सो। एंड हमने अच्छाई को सामने लाना बंद कर दिया है। टू मी बीइंग ऑनेस्ट इज़ वेरी कूल। लोगों में कटुता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खासतौर से सोशल मीडिया जब से आया। ये माना गया कि पब्लिक को आपस में कनेक्ट करता है, लोगों के लिए आवाज़ का वो माध्यम बना, कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। लेकिन आज के दौर में जब उसको खंगाल के देखने जाओ तो ज़्यादातर दूसरों के बारे में गालियाँ निकालते हुए लोग आपको नजर आ जाएंगे। कमज़ोर लोग होते हैं जो गालियाँ देते हैं। मेरा एक प्ले था, उसमें एक गाना था, हालांकि ये लाइन इससे नहीं जुड़ती है, बट सोया नहीं था इसलिए मैं आगे निकल गया, चलता रहा जल्दी चलता रहा इसलिए मैं हूँ अब सबसे आगे। कमज़ोर जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, बड़बड़ाते चले जाते हैं। ऐसा कुछ बहुत साल पहले का एक नाटक था। इट्स अ मैन हु इज़ वीक और ए पर्सन हु इज़ वीक, उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो एक्सेप्ट कर लें जो बहुत मुश्किल होता है, और या फिर वो गाली दे, उसकी आवाज़ सुनी जाए, या कुछ बोले, उनकी तरफ नज़र जाए। मेरे हिसाब से मैं भी आपसे कह रहा था कि टू बी ऑनेस्ट इज़ बीइंग वेरी कूल। एक कूलनेस के चक्कर में भी हम बर्बाद हो गए हैं। मेरे हिसाब से पंक्चुअलिटी इज़ वेरी कूल। मेरे हिसाब से किसी की हेल्प करना इज़ वेरी कूल। मेरे हिसाब से टू बी काइंड इज़ वेरी कूल। हमारे अंदर काइंडनेस ज़्यादा रही नहीं है। बिल्कुल। और आलोचना करना जो है ना, वो हमारे को एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन है देश को आगे बढ़ाने। बुराइयां करते रहना बैठकर। हाँ। अगर आपको भारतीय राजनीति से कुछ एक चीज हटानी हो, आपका चूंकि इतना लंबा 40 सालों से ज़्यादा का अनुभव आपका फिल्म जगत का है, और यकीनन आपने बहुत बड़े बड़े किरदार निभाए हैं, जो पॉलिटिशियन रहे हैं, इतनी किताबें आपने लिखी, आप हर मुद्दे पर बोलते भी हैं। कुछ अगर एक चीज़ निकालनी हो तो अनुपम खेर किस चीज़ को हटाना चाहेंगे? We should let the parliament work because we send our representatives. हम वोट देते हैं उन लोगों के लिए, और वो पार्लियामेंट ना चले तो इट्स अ वेरी सैड थिंग टू हैपन। तो जो लोग पार्लियामेंट नहीं चलने देते हैं, आई थिंक दे शुड लर्न टू सॉर्ट ऑफ, आप बाकी झगड़े करिए ना बाहर आकर। आपके पास मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 300 दिन होते हैं या 285 दिन होते हैं, आपको अपने कहने का पूरा हक है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आज कौन ऑपोजिशन में है। आई मस्ट से दैट बीजेपी वॉज अ वेरी गुड ऑपोजिशन। इट इज़ अनफॉर्चुनेट टुडे द ऑपोजिशन इज़ नॉट वेरी स्ट्रांग। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चलने के लिए ऑपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको लग रहा है कि स्ट्रांग नहीं है? बिकॉज बिखरे हुए हैं। अभी तो उन्होंने SIR के मुद्दे पर आपने देखा होगा बिहार में कैसे अपनी ताकत दिखाई है पूरी। ये तो बहुत बार जुड़े हैं ना,
कितनी बार आपने हाथ ऐसे खड़े करके देखा है? कितनी मोदी जी जब से आए हैं तब से तो कई बार इस तरह की तस्वीरें आ सब चुकी लोगों हैं। के हाथ खड़े हैं, वो हाथ खड़े रह जाते हैं। हाथ मिलते हैं, दिल नहीं मिल पाते हैं, आप ये कहना नहीं, चाह रहे हैं? काम नहीं मिल पाते हैं। दिल तो फिर भी मिल सकते हैं, चलो दिल मिलाने के लिए बहुत सारे दिल को, बट आई थिंक जस्ट बिकॉज सम पीपल विद डिफरेंट दिस थिंग कैन कम टुगेदर। ऑडियंस, मैं हमेशा कहता हूँ कि कैमरा, ये बात मैंने नहीं कही है, इंग्रिड बर्गमैन एक बहुत फेमस स्वीडिश एक्ट्रेस थी, वो कहती थी कि कैमरा डजंट लाई, कैमरा में आपका झूठ और आपका सच पता लग जाता है। बिल्कुल, उससे आप कर ही नहीं सकते हैं। जो डिबेट होती है, जो सच होता है, वो सब नज़र आ जाता है। आप थोड़ी देर के चलो झूठ बोल सकते हैं, मगर नॉट बहुत देर तक। तो मैं बात कर रहा था, आपने मुझसे पूछा था कि क्या एक हटाना चाहेंगे। मुझे इस बात की तकलीफ़ होती है एज ए नागरिक ऑफ दिस प्लेस, नॉट एज एन एक्टर और ए नोन पर्सन, कि यार हम इन लोगों को नुमाइंदा, जनता का नुमाइंदा बन के यहाँ भेजा है। आप यू शुड लेट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू गो स्मूथली। एक दिन, रोज दिन, अब तो कागज़ वागज़ भी फेंकने लगे हैं। तो हम किस तरह का एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं? जबकि मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग भी आने चाहिए, और अच्छे लोग भी हैं। ऑपोजिशन में भी कुछ बहुत अच्छे कमाल के लोग हैं। मुझे लगता है शशि थरूर इज ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। उन्होंने तो शशि थरूर की तारीफ भी आप तभी कर रहे हैं ना जब हाल के दिनों में हम सब ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने अपनी लाइन चेंज कर ली, कांग्रेस से बिल्कुल ऑपोजिट जाकर। कॉल्ड हिम अप जिस दिन जब वो एक कैंडिडेट बने थे कांग्रेस के टू बी द प्रेसिडेंट, आई कंग्रेचुलेटेड हिम। हाँ, मुझे लगा दिस इज लेकिन शशि थरूर ने तो दुस्साहस किया था ना, वो कांग्रेस आलाकमान का फैसला थोड़ी न था, वो उन्होंने तय किया कि मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा अध्यक्ष के लिए। नहीं, आई थिंक मिलन देवरा भी बहुत अच्छे हैं। आई थिंक जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। वो सारे अच्छे लगने लगे अनुपम खेर को, जो कांग्रेस से बीजेपी में आ गया। हालांकि शशि थरूर अभी आए नहीं है, लेकिन उनकी कई ऐसी लाइन है जो कांग्रेस को असहज करती है मौजूदा वक्त में। देखिए, अच्छा बुरों के साथ भी हो तो अच्छा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ये जस्ट बिकॉज हीरा जो है वो कीचड़ में पड़ा तो पड़ा, थोड़ा मतलब उसकी कीचड़ थोड़ा हो जाएगा। आई थिंक ज्योतिरादित्य सिंधिया वाज आल्सो इन, आगे वो भी बीजेपी बट वो तब भी बड़े अच्छे थे। हाँ, तो पीपल नीड टू आल्सो गेट इनटू अ सिचुएशन वेयर देयर इज सम रिस्पेक्टेबिलिटी। अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो हम क्यों जस्टिफाई करें कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट मौजूदा सरकार, हालांकि मैं अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखता हूं, बट फिर लोग कहते हैं कि अब तो आप ऐसा कर रहे हैं, अब अगर आप वैसा करते हैं। लेकिन ऐसा कहाँ हो पाएगा अनुपम खेर जी? आपकी वाइफ भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता हैं और वो सांसद भी रह चुकी हैं, तो अब आप कहेंगे नहीं मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। मेरा देश से लेना देना है। लोग कंफ्यूज करते हैं इस बात को। जो देश के लिए काम अच्छा करेगा, मेरे लिए देश वो अच्छा है। जिस दिन मुझे लगा कि कोई भी देश के लिए अच्छा, मैंने तो मंच पे से कहा था, कलकत्ता के मंच से, वो बहुत बड़ी स्पीच पे मैंने बोला था, इफ आई फील दैट मिस्टर मोदी इज डूइंग वंडरफुल थिंग्स फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, व्हाई शुडंट आई प्रेज हिम। आप कह रही हैं कि आपका ध्यान अब शशि थरूर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑफ कोर्स आना, मेरा ध्यान बटा है, और मुझे अच्छा लगा है कि इतनी कमाल की डिप्लोमेसी तो उसी को कहते हैं ना जो उन्होंने दिखाई। भाई सुप्रिया सूले जी भी थी उसमें, और भी बहुत सारे लोग थे, पर जब वो पार्लियामेंट में जाते हैं या जो अपने अपने उसमें जाते हैं तो दे आर स्टिकिंग टू व्हाट दे आर बिलीव इन। बट उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब देश के बारे में कोई बात आती है तो आई हैव टू बी, यही तो इसी को तो बोलते हैं पॉलिटिक्स। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद देश को भी हमने कैसे सशक्त देखा, देश का नेतृत्व भी, और मौजूदा में ट्रम्प साहब को अभी देख लीजिए आप, देश अंदर ही अंदर लाइन बदल गई है। देश अंदर ही अंदर सशक्त होता जा रहा है। जितना ज़्यादा बाहर हमारी बुराई की जा रही है, जितना ज़्यादा हमको ये महसूस कराया जा रहा है कि आप जो हैं हम आपको सिखाएंगे कैसे होता है, हम आपको सड़क पे ले आएंगे या हम आपको हमारी तरफ खिंचवा देंगे। There is a certain quietness, but then quietness is there is a lot of strength in people of India. कि हमें मत डराओ तुम ये अपने 50% इससे और इससे मत डराओ। हम डरने वालों में थोड़ा, हम तो 100,000 सालों से हमने भुगता है। 800 साल मुगलों ने हम पर राज किया था, 200 साल अंग्रेज़ों ने राज पर किया था। हमारी संस्कृति में बहुत दम है। तो इसलिए, और वही दम तो है जिसके बलबूते पे हम, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम उन लोगों की तारीफ करें जिन्होंने हमारी मदद की है। यकीनन। और मौजूदा वक्त में हम देख भी रहे हैं, देश हमारा चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और जब ट्रम्प साहब को हमने बदलते हुए देखा है,
तो फिर यकीनन हर हिंदुस्तानी के लिए वो गर्व का क्षण हो सकता है। लेकिन आपने तारीफ की कि शशि थरूर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, ये सब जो बीजेपी में आ गए या फिर कुछ प्रो बीजेपी लाइन ले रहे हैं। आप खुद भी प्रधानमंत्री प्रो इंडिया लाइन ले रहे हैं। लेट मी करेक्ट यू ऑन दैट। हमें लग रहा है कि वो प्रो बीजेपी, आई थिंक दे आर टेकिंग प्रो इंडिया लाइन। आई एम प्रो इंडिया, आई स्पीक अबाउट इंडिया, बट बिकॉज आई स्पीक अबाउट इंडिया पीपल कंफ्यूज इट। ये तो सरकार में अब किरण बीजेपी प्रधानमंत्री जी की आप तारीफ करेंगे तो लोग बोलेंगे नहीं, फिर वो तो जो काबिल तारीफ होगा मैं क्यों नहीं उसकी तारीफ करूं। अगर सचिन तेंदुलकर अच्छा खेलते हैं, विराट कोहली अच्छा खेलते हैं, तो मैं क्या बोलूं कि नहीं 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 ये नहीं अच्छा खेलते, क्यों नहीं बोलूं। द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग वंडरफुल वर्क फॉर अस। वाई शुडंट आई प्रेज माई प्राइम मिनिस्टर इफ आई थिंक ही इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू द कंट्री। क्यों नहीं। हर उस इंसान की हम तारीफ करते हैं कि जी किशोर कुमार बड़ा अच्छा गाते हैं। अब किशोर कुमार को जब बैन हुए थे तो वो इमरजेंसी में ही हुए थे ना। पर या किशोर कुमार अगर सरकार की बुराई करते हैं तो बुरे गायक तो नहीं हो जाते ना। जब हम देखिए प्लेयर्स को ऑफिशियली कंट्री रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाता है। एक्टर्स, सिंगर, एंकर्स, हम ऑफिशियली कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करते। लेकिन जब मैं बाहर की फिल्मों में काम करता हूँ, विदेश की फिल्मों में काम करता हूँ या सीरीज़ में काम करता हूँ, मैं मन में सोचता हूँ कि मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा काम करना है। और आप यकीन नहीं करेंगी कि मैं हर शॉट से ऑलमोस्ट हर डिफ़िकल्ट सीन से पहले, चाहे मैं किसी के हाथ भी, वर्ल्ड के किसी भी एक्टर के हाथ काम कर रहा हूँ, मैं हमेशा अंदर से बोलता हूँ दिस फिल्म में जो ये सीन है ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपना अपना एक मोटिवेशन तरीका होता है ढूंढने का। तो अगर बुराई और अच्छाई इस बात पे डिपेंड थोड़ा करती है। मैं तो देश के लिए, कल को कोई भी देश के लिए अच्छा काम करेगा मैं उसकी बात करता हूँ। मैं सैनिकों के बारे में बात करता हूँ। मेरी तन्वी द ग्रेट है ही सैनिकों के बारे में। द ओनली फर्स्ट फिल्म अबाउट पीस टाइम इन आर्मी इज बेस्ड ऑन दैट फिल्म। वी हैव द बेस्ट आर्मी, वी हैव द बेस्ट स्पोर्ट्स में देख लीजिए। क्यों नहीं तारीफ करूँ कि हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर जाती है, रिप्रेजेंट करती है इंडिया को, वो वापस आती है और प्रधानमंत्री उनको अपने यहाँ बुलाते हैं, क्यों नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस फीलिंग कि अरे हमको नहीं करनी चाहिए। अगर आपने कोई प्रोग्राम अच्छा किया या आपने मुझे फ़ोन किया भी मैं आपका एग्जाम वो इंटरव्यू करना चाहती हूँ, मैंने आपको 1 मिनट के अंदर कहा मैं कल बताता हूँ आपको, और आप आइए, बिकॉज आई थिंक व्हाट यू डू, आई थिंक आई लाइक इट। सो व्हाई शुड आई प्रिटेंड। मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता, आई एम सॉरी, क्योंकि आई एम फर्स्ट वांटिंग टू बी पॉपुलर विद माई सेल्फ देन विद द वर्ल्ड। ठीक है, अब एक सच ये बता दीजिए कि जितने लोग विपक्ष में हैं, बस सत्ता पक्ष में जो आ गए या जो इनकी तारीफ करते हैं वो नहीं, जितने विपक्ष में हैं उनमें सबसे काबिल लीडर कौन लगता है आपको? मैंने आपको बताया ना, शशि थरूर जी बहुत अच्छे हैं। शशि थरूर ही सबसे अच्छे हैं। नहीं मतलब जो मुझे जिनको मैं पहचानता हूँ बहुत अच्छे हैं। आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन पॉलिटिक्स, बिकॉज एक ज़माने में तो हमको सारे मिनिस्टर याद रहते थे, सब जगह के चीफ मिनिस्टर याद रहते थे। बिल्कुल अब नहीं याद रहते हैं, बिकॉज अब चेंज होते रहते हैं जल्दी। या शायद मैं स्कूल या कॉलेज के ज़माने से निकल गया। और मुझे शशि थरूर तब से अच्छे लगते थे जब से वो UN के वो थे। उन्होंने वो ऑक्सफोर्ड यूनियन में जो स्पीच दी थी, कमाल की। तब तो फ़ैन तो तभी से बने था ना हम। मैं तो उनकी शादी में भी गया था। सो हालांकि जब मैंने एक बार उनको इंटरव्यू करने के लिए फ़ोन किया था, मैं अपने कुछ इंटरव्यू करने, तो उन्होंने मुझे कहा था नहीं यार तुम मेरे से उल्टे सीधे सवाल पूछोगे सरकार। मैंने कहा ऐसे क्यों मैं पूछूंगा भाई आपको। सो परसेप्शन, पीपल्स परसेप्शन, एनीबडी हु टॉक्स wants to talk about the country, if the present regime is good for the country, why not? Why not? I just feel that. भूख लगी है। हाँ, अब बस आखिरी के 2 सवाल में जल्दी और कर देती हूँ। बस आखिरी के 2 सवाल है। आपने शशि थरूर जी की शादी का जिक्र किया, अब मैं आपकी शादी पर आ जाती हूँ। किरण खेर जी का स्वास्थ्य बहुत लंबे समय से ठीक नहीं था, अभी वो कैसी हैं? ये जो दौर रहा है 2020 से लेकर अभी तक का, वो अनुपम खेर उनके परिवार के लिए कितने बड़े चैलेंजेस लेकर आया? सो मैं न्यूयॉर्क में एक सीरीज़ कर रहा था, न्यू एम्स्टरडैम, जो अभी नेटफ्लिक्स पे आता है। वो 5 सीजन्स के लिए मुझे जाना था और अच्छा पैसा मिल रहा था और इंटरनेशनल रिकग्निशन थी। जब 2 सीज़न उसके हुए तो किरण वॉज डायग्नोज विद
किरण हमेशा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटी रही हैं और फिर मेरा फ़र्ज़ था, मुझे लगा कि मुझे ये सीज़न सब कुछ छोड़ के आई नीड टू बी विद हर इवन इफ़ इन इंडिया मैं अपना काम करता रहूँगा। और वो 10 साल तक उन्होंने बहुत ही मेहनत से चंडीगढ़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी को लीड किया। आई वॉज़ वेरी प्राउड ऑफ हर एंड शी वॉज़ ऑल राइट। फिर बीच में थोड़ा सा और आया था। आई थिंक कैंसर से ज़्यादा इट्स द ट्रीटमेंट विच किल्स यू। इट ट्रीटमेंट इज़ वेरी टफ बट शी इज़ अ टफ लेडी। बातचीत करते रहना चाहिए और मैंने बताया पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट नॉट टू वरी। हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। हम शादी से पहले बिफोर वी फेल इन लव वी वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। वो मेरी बेस्ट दोस्त थी। मैं तो अपने जो रिश्ते इधर उधर चल रहे होते थे मैं उनको जाके बताता था कि ये हो रहा है। बट आई थिंक इन एनी रिलेशनशिप however big it is, the element of kindness, the element of equality should never go. प्यार ऊपर नीचे होता रहता है मगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है और वो हम दोनों में बरकरार है। ऐसे मैं चाहे उनसे कभी कभी हमेशा वैसा ना बिहेव करूं जैसा कि हस्बैंड को करना चाहिए, इन द सेंस मैं काम पे निकल जाता हूं, बहुत काम करता हूं, बट इफ़ इट कम्स टू अ फैमिली आई विल स्टैंड बाय हर और बाय फॉर दैट मैटर एनीबडी इन माई फैमिली, माई ब्रदर, माई मदर, मैं तो दोस्तों के साथ खड़ा रहता हूँ बिकॉज दैट इज़ वॉट मेक्स मी मी। आप चूंकि हर सब्जेक्ट पर बोलते हैं इसलिए मैं इस सवाल को करने का दुस्साहस कर रही हूँ। पहली शादी नहीं चली, फिर आप दोनों ने ही और वो आपकी दोस्त थी, आपने खुद ही बताया। तो फिर जब आप लोगों ने ये फैसला किया, मेरी शादी पहले नहीं हुई थी, किरण जी की। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर आपके फैमिली की ओर से हमारे को 40 साल हो गए, 26 अगस्त को शादी के हमारी शादी उतनी जितना कि आपका सफल करियर, जितना मेरा करियर था। हाँ, जैसे ही मैं सफल हुआ था, जैसे मैंने अपने सारे बाल कटवाए, किरण को मैं सडनली अट्रैक्टिव लगने लगा और उनके इतने लंबे बाल हैं जी। आपका सवाल क्या था? मैंने बीच में टोक दिया। मतलब टफ नहीं था, मतलब फैमिली के लिहाज से, या आपने तय कर लिया था कि किरण ही आपके जीवन के लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर? मेरे मदर और मेरे फादर, हम बड़े हालांकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बट आई थिंक वी वर ऑल, माई फादर वॉज ए वेरी वेरी मॉडर्न काइंड ऑफ ए मैन। व्हेन आई से मॉडर्न डजंट मीन एनीथिंग। आई थिंक उनको पता था कि मैं आई विल बी हैप्पी एंड आई थिंक माई मदर इनिशियली हैड सम इशू कि क्या तुम कर रहे हो। माई मदर डज फील समटाइम दैट वी डोंट हैव ए चाइल्ड ऑफ आवर ओन, बट शी लव्स सिकंदर वेरी मच। और नहीं, आई डोंट थिंक दे हैड एनी प्रॉब्लम। कोई ऐसा नहीं था। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शायद मैं सक्सेसफुल हो गया था इसलिए उनको ये प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं, वो जेन्युइनली दे माई फादर यूज्ड टू लव व्हेन ही वाज देयर, माई मदर लव्स। वो बार बार पूछती हैं किरण। मेरी माँ को हमने बताया नहीं कि माँ किरण की तबीयत ठीक नहीं है, उनको नहीं बताया। मैंने नहीं बताया। मैं उनको क्यों बताऊँ? जैसे मैंने उनको बताया नहीं कि सतीश कौशिक जो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं वो इस दुनिया में नहीं है। क्यों मैं ऐसी चीज़ें से उनको बताऊं जिससे उनको तकलीफ़ हो या दुख हो? मेरी माँ को बताया नहीं। वो हमने एक दो बार बोला था कि तबीयत ठीक नहीं है, बट वी हैव नॉट टोल्ड हर एनीथिंग। ठीक है, अब आखिरी सवाल। अभी तो 4 सवाल हो गए इतने। आखिरी सवाल उदासी उम्मीदों दोनों को लेकर। हाल ही में मैंने आमिर खान का इंटरव्यू किया, आपने बहुत सारी फिल्में उनके साथ की हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि जब आप तकलीफ में होते हैं या फिल्में हिट नहीं होती हैं तो आप क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं 3-4 दिन तक कमरे में अपने आप को बंद कर लेता हूँ और खूब रोता हूँ, और फिर मैं जब ठीक हो जाता हूँ खुद से, उसके बाद मैं फिर जाकर लोगों से मुलाकात करता हूँ। उस दौरान मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लोगों के अलावा और किसी से भी राब्ता नहीं रखता। तो जब आप निराश होते हैं या कभी इस तरह की कोई चीज़ आती है तो आप अपने आप को उबारने के लिए क्या करते हैं? अनुपम खेर के मन में अब क्या है? क्या कुछ ऐसे सपने बाकी रह गए हैं जिसको पूरा करना वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए? और पॉलिटिशियन के तौर पर क्या आप भी राजनीति के मैदान में अपने हाथ आजमाएंगे? तो पहले मैं आपके आखिरी सवाल का जवाब दे दूं। नहीं, मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि हाँ, अगर मैं बिना लड़े आऊं, पर अभी फ़िलहाल नहीं है, बिकॉज आई एम टू इंटरेस्टेड एंड टू इन्वॉल्व विद व्हाट आई डू। आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, जब देश के बारे में कोई बात होती है तो मैं अपनी आवाज़ ज़रूर उठाता हूँ, तो आई थिंक वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
मैं जब किसी सदमे को या किसी तकलीफ़ को देखता हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं रोता हूँ, मैं तो ज़्यादा हंसता हूँ कि इस किस्से का मैं आज से 10 साल बाद जिक्र करूँगा कि जब ये हुआ था तो ऐसा हुआ था। ऑल्सो आई थिंक दैट आई केम टू दिस सिटी ऑन द 3rd of June 1981 विद 37 रुपीज़ इन माई पॉकेट। मैं सोचता हूँ उस हिसाब से तो मैं हमेशा कामयाब हूँ। 540 फिल्मों के बाद मैं बोल रहा हूँ मेरी पिक्चर नहीं चली, मैं बर्बाद हो गया। नहीं, मुझे इस बारे में अपने आप से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे तो बहुत ताकत का एहसास होता है। एंड विद टू मेक ए फिल्म लाइक तन्वी द ग्रेट, यू हैव टू बी अ रियली एन अमेजिंग पर्सन एंड अ ब्रिलियंट डायरेक्टर एंड हैव द करेज टू मेक ए फिल्म लाइक दिस। हाउ मेनी पीपल मेक ए फिल्म ऑन ऑटिज्म? बिल्कुल। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड। और मैं लोगों को मिलता हूँ और मैं बोलता हूँ यार पिक्चर नहीं चली यार, सैयारा ने बर्बाद कर दिया यार। मैं बिल्कुल नहीं रोता हूँ। हाँ, तकलीफ़ होती है, कभी कभी तकलीफ़ होती है। नॉट दैट आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ विद आमिर का अपना तरीका है, पर मैं सोचता हूँ मैं कहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता था, मैं आज अपने स्कूल की 3rd फ्लोर पे 6th फ्लोर पे बैठा हूँ। शानदार से ये ऑफिस स्कूल में चल रहा है। आपने अभी मैं अपने ट्रॉफी के कमरे में आपको पहले बिठाता हूँ, मैं दिखाता हूँ भाई देख लो मैंने क्या क्या किया है। तो आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, माई ऑडियंस हैज़ बीन अमेजिंगली काइंड। आई एम स्टिल वर्किंग, आई एम स्टिल अलाइव एंड आई एम स्टिल हैपनिंग। कुछ भी हो सकता है आपकी जिंदगी में आगे, आपके प्रोग्राम की तरह। हाँ, कुछ भी हो सकता है। आगे भी बहुत सारी सफलता बाकी है। और हाँ, बहुत। क्या बात कर रही हैं आप जब मैं 90 साल का हो जाऊंगा आप ऐसे बैठी, आप ऐसी दिखेंगी, मैं भी ऐसा ही दिखूंगा। आप मेरा इंटरव्यू करना और मैं कहूँगा कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। हम लोग ऐसे दिखेंगे जब आपके 90 साल में आपकी किसी फिल्म का सक्सेस होने के बाद हम इंटरव्यू कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अनुपम खेर जी की जिंदगी के पन्ने को जब आप टटोलेंगे, उनका जो सारांश है वो आपको हर गुजरते दिन के साथ इंस्पिरेशन देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और यकीनन एक छोटे से शहर से आकर मुंबई जैसे इस शहर में अपना नाम बनाना, पूरे देश के लिए इतना बड़ा रोल मॉडल होना और देश और विदेश में छा जाना, यूं ही कोई अनुपम खेर नहीं बन जाता है। इसी के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।